हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। मेरा नाम सुनील कुमार यादव है और आज नए वीडियो के साथ आज हम लोग पार्ट 4 करेंगे भाई। क्या करेंगे? पार्ट 4 डिमांड का, जो कि लास्ट पार्ट है। उसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मूवमेंट एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। मूवमेंट और शिफ्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। फोकस रहेगा क्योंकि हमने डिमांड के लॉ पढ़ लिए भाई, डिमांड का हमने स्केड्यूल पढ़ लिया, डिमांड का हमने डिटर्मिनेंट्स पढ़ लिया और डिमांड के हमने एक तरीके से एक्सेप्शन एक्सेप्शन हमने नहीं पढ़ा क्या? एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। अच्छा, तो कोई नहीं, आज मूवमेंट कर लेते हैं, कल एक्सेप्शन कर लेंगे, खत्म कर लेंगे फिर। ठीक है, आज हम लोग देख लेते हैं मूवमेंट और शिफ्ट, उसके बाद एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड बचेगा, वो कल कंप्लीट कर लेंगे, खत्म हो जाएगा फिर हमारा ये लेक्चर। ठीक है, अच्छा हाँ, एक्सेप्शन मेरा कल छूटा हुआ था, कोई नहीं, आज हमारा फोकस रहेगा मूवमेंट और शिफ्ट इन डिमांड कर्व। अब देखो, मूवमेंट और शिफ्ट इन डिमांड कर्व ये हमारा कौन सा थर्ड है। उसके बाद फिर हमारा ये थ्योरी ऑफ इनकम एंड थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर जो है वो शुरू हो जाएगा। ठीक है, जो सेकंड चैप्टर है। लेकिन अभी हमने कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड एंड डिटर्मिनेंट्स, लॉ ऑफ डिमांड एंड इट्स एक्सेप्शन वाला पार्ट बचा हुआ है। मूवमेंट एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग भाई ऑनलाइन वाले भी देख कर चलिए, शानदार तरीके से 90 दिन पूरा जो है वो आप लोगों को मिलने वाला। और सारा यहाँ पर ये सिर्फ बात मैं कर रहा हूँ सिर्फ इकोनॉमिक्स का नहीं, कॉमर्स का भी। जैसे ही यहाँ 2 चैप्टर कंप्लीट होगा इसका, फिर हम लोग कॉमर्स का 2 चैप्टर कंप्लीट करेंगे। इसी तरीके से लगातार जो होगा 90 डेज में 1 फरवरी तक आपका सारा जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर समझो, जो हम लोग आते हैं बैक टू द टॉपिक। बैक टू द टॉपिक अगर देखा जाए, टॉपिक नंबर 3 में मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व और शिफ्ट इन डिमांड कर्व, 2 चीजों के बारे में बात किया गया। किसके बारे में भाई? एक तो मूवमेंट के बारे में कि मूवमेंट का मतलब क्या होता है इसमें डिमांड में, ठीक है, और एक हमारा शिफ्ट। तो रटा हुआ होना चाहिए भाई, याद हुआ होना चाहिए। क्या मूवमेंट और शिफ्ट में बेसिक डिफरेंस क्या है बताओगे? नहीं, प्राइस किसमें कांस्टेंट रहता है? प्राइस इसमें मूवमेंट में, एक शिफ्ट में, शिफ्ट में। इसमें क्या होता है याद रखना है, ठीक है, कि मूवमेंट में प्राइस क्या होता है? बढ़ता है, क्वांटिटी डिमांडेड घटता है, और प्राइस घटता है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ता है। इसका मतलब प्राइस जो चेंज हो रहा है उसके वजह से डिमांड में जो चेंज हो रहा है उसको हम लोग मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व बोल के चलेंगे। ठीक है, लेकिन शिफ्ट के बारे में कभी बात करें, शिफ्ट इन द डिमांड कर्व के बारे में, तो इसमें क्या होगा, हमारा प्राइस हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इसमें कौन सा चीज काम करेगा? अदर डिटर्मिनेंट्स, है ना, अदर डिटर्मिनेंट्स की वजह से, अदर डिटर्मिनेंट्स काम कर रहे हैं। इसमें जो है वो आपका प्राइस जो है वो कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। मतलब यहाँ पर प्राइस जो है वो सेम रहेगा, ठीक है, और क्वांटिटी जो है वो आपका बढ़ेगा या क्वांटिटी आपका घटेगा। ठीक है, तो यहाँ सिर्फ क्वांटिटी में चेंज हो रहा है, लेकिन प्राइस की वजह से नहीं हो रहा है, दूसरी चीजों की वजह से। जैसे कि मैंने बताया था, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स की वजह से हो रहा है। जैसे मैंने बताया था, कस्टमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंस की वजह से हो रहा है। मैंने बताया था कि आपका क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है। उन सब सारी चीजों की वजह से आपका यहाँ पर जो है वो कुछ चेंजेस नजर आ रहे हैं, किसमें? क्वांटिटी डिमांडेड में। लेकिन इसमें प्राइस का कोई रोल नहीं होता है शिफ्ट में। बस ये दोनों चीज अगर जान गए, सीख लिए, तो फिर आपको आसानी होगा। ठीक है, क्या चीज? डायग्राम बनाने में। ठीक है, पूजा पाठ की आवाज है, वेरी गुड। पूजा करने से शांति मिलता है ना। चलो, अब देखो यहाँ पर मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। सबसे पहले क्या देखेंगे? मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। इट मींस क्या? व्हेन द क्वांटिटी डिमांडेड चेंजेस ड्यू टू चेंज इन इट्स ओन प्राइस, कि अपने प्राइस में चेंज होने की वजह से अगर क्वांटिटी डिमांडेड में कोई चेंजेस आता है, ठीक है, कीपिंग अदर फैक्टर रिमेन्स कांस्टेंट। इसमें और सारे जितने भी फैक्टर्स हैं या डिटर्मिनेंट्स है उसको हम लोग क्या करेंगे? कांस्टेंट रखेंगे। अब यहाँ पर क्या है? इट इज ऑल्सो नोन एज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड। इसको हम लोग दूसरा नाम क्या देंगे? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का नाम दे सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मूवमेंट। 2 तरीके का मूवमेंट होता है। कितने तरीके का? 2 तरीके का। कौन होता है भाई? एक होता है आपका एक्सपेंशन ऑफ क्वांटिटी, एक होता है आपका कॉन्ट्रैक्शन ऑफ क्वांटिटी। एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन याद रखना कि मूवमेंट में ही हमारा एक्सपेंशन होता है, ठीक है, एक्सपेंशन होता है, और आपका कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? कॉन्ट्रैक्शन। अब समझो कि अगर एक्सपेंशन होगा तो इसका जो मूवमेंट होगा वो राइटवर्ड होगा, राइटवर्ड मूवमेंट।
है ना, या फिर हम लोग उसको राइटवर्ड बोलेंगे और डाउनवर्ड मूवमेंट। यहाँ क्या बोलेंगे, लेफ्टवर्ड होगा और अपवर्ड मूवमेंट। अभी हम लोग डायग्राम के हिसाब से पूरा देखेंगे, बट यहाँ पर सिर्फ आप ये समझ लीजिए कि एक तरीके से चीजें किस तरीके से काम कर रही है। ठीक है, हो गया। चलिए आगे देखा जाए फर्स्ट। अब देखो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो क्या, रीजन फॉर द मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, कि क्या क्या रीजन है जिसकी वजह से मूवमेंट जो है वो डिमांड कर्व का हो रहा है। यहाँ पर सीधी सी बात है कि क्या हो रहा है, प्राइस पहले मान लेते हैं कि हम लोग का प्राइस जो था वो 50 रुपया था। ठीक है, प्राइस हमारा 50 रुपया था, तो हमारा क्वांटिटी डिमांडेड कितना हो रहा था भाई, मान लो जब 50 रुपया प्राइस था तो क्वांटिटी डिमांडेड 100 यूनिट हो रहा था। ठीक है, 100 हो रहा था। ठीक है, लेकिन अब प्राइस P से P1 हो गया। क्या हो गया, प्राइस P से P1, प्राइस बढ़ के हो गया मान लो 80 रुपया। ठीक है, जब प्राइस P1 हुआ तो देखो P1 हुआ, प्राइस यहां से यहां बढ़ा। ठीक है, तो क्वांटिटी हमारा क्या हो गया, कम हुआ कि नहीं हुआ, तो क्वांटिटी डिमांडेड जो 1 है वो हमारा कितना आ गया, मान लो 70 यूनिट आ गया। कोई दिक्कत यहां तक, इसका मतलब कि अगर प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड हमारा कम हो रहा है। तो पहले पॉइंट हमारा यहां था भाई, अब हमारा पॉइंट यहां चला गया। अब मतलब क्या हो गया, हमारे लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर गया कि नहीं। अब लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर गया तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। इसको क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। याद रखना कॉन्ट्रैक्ट मतलब हमारा पहले 100 यूनिट चीजें ले रहे थे हम लोग, अब कितना हो गया, अब 70 यूनिट ही हो गया, मतलब हमारा कॉन्ट्रैक्ट कर गया। तो अगर इस सिचुएशन में प्राइस एक तरीके से बढ़ रहा है क्वांटिटी, तो यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, याद रखना कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। क्लियर, बस कॉन्ट्रैक्शन कैसे याद रखोगे, जो क्वांटिटी कम हो रहा है, जब क्वांटिटी कम हो रहा है तो कॉन्ट्रैक्शन। दूसरा, अगर जो प्राइस है वो एक तरीके से कम हो गया, प्राइस हो गया आपका 40 रुपया, मतलब P2 अब हो गया, P2 आपका कितना हो गया, 40 रुपया। जब प्राइस कम हुआ, यहां से यहां कम हुआ, तो हमारा क्वांटिटी क्या हो गया, बढ़ गया, तो Q2 कितना हो गया, मान लो 120 हो गया। तो अब क्वांटिटी जो 2 है वो कितना हो गया, 120 यूनिट। ठीक है, रुपया नहीं, यूनिट। ठीक है, यूनिट हो गया। मतलब ये किधर शिफ्ट किया, एक तरीके से राइटवर्ड, या फिर बोला जाए मूव किधर किया, राइट की तरफ मूव किया, शिफ्ट का नाम नहीं लेंगे। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, एक्सटेंशन इन डिमांड। यहाँ हमारा डिमांड क्या हो रहा है, एक्सटेंड कर रहा है, इसके वजह से क्या हो रहा है, एक्सटेंशन इन डिमांड हो रहा है। क्या हो रहा है, एक्सटेंशन इन डिमांड। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया, एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन रट जाना भाई, यहां से क्वेश्चन अगर आएगा तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए। अब यहाँ बोला मूवमेंट अकर्स हो रहा है, मूवमेंट जो हो रहा है, ये कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन जो हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, चेंज इन द प्राइस की वजह से हो रहा है। और सारी कीपिंग ऑल द अदर फैक्टर रिमेन्स कांस्टेंट, वो क्या स्थिर है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा। ठीक है, क्या हो रहा है भाई, इंक्रीज इन द प्राइस लीड्स टू द कॉन्ट्रैक्शन इन द क्वांटिटी डिमांडेड, मतलब जब प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। प्राइस देखो यहां से यहां इंक्रीज हो रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट। डिक्रीज इन द प्राइस लीड्स टू द एक्सपेंशन, जब प्राइस यहां से यहां डिक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है, तो हमारा क्या हो रहा है, एक्सपेंशन या एक्सटेंशन। ठीक है, एक्सपेंशन बोलो या एक्सटेंशन ऑफ डिमांड कर्व, लेकिन ज्यादातर अगर एक्सपेंशन यूज करोगे तो और भी अच्छा है। ठीक है, एक्सपेंशन भी बोल सकते हो। ठीक है, एक्सटेंड हो जा रहा है ये भी बोल सकते हैं। क्लियर हो गया, ये रट जाना है इसको, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो वेरी गुड। आगे देखो, आगे शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। अब शिफ्ट इन द डिमांड कर्व का मतलब क्या है, कि यहां पर शिफ्ट में कभी भी बात करेंगे तो उसमें क्या होगा भाई, हमारा प्राइस क्या रहेगा, हमारा प्राइस कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा, हमारा प्राइस कांस्टेंट, प्राइस में कोई चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा। इट मींस व्हेन द डिमांड फॉर द कमोडिटीज चेंजेस ड्यू टू द चेंज इन द अदर फैक्टर कीपिंग ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी कांस्टेंट। क्या होगा, अपना जो प्राइस होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो एक तरीके से हम यहां पर बोल सकते हैं कि प्राइस यहां पर सेम है। मतलब एक इंसान, ऐसे समझो एक इंसान था, वो 50 रुपया में, ठीक है, वो क्वांटिटी डिमांडेड कर रहा था मान लो 100 यूनिट का। अब अभी भी 50 रुपया ही दाम है, लेकिन अब क्वांटिटी वो मान लो कि 120 यूनिट का कर रहा है। ठीक है, मतलब क्वांटिटी क्या हो गया है, बढ़ गया है। मतलब क्या, कि प्राइस उतना ही है, लेकिन जो है वो अपनी
डिमांड को बढ़ा दिया, मतलब ये वाला जो डिमांड का लाइन है वो डिमांड लाइन इधर आ गया कि नहीं आ गया, इधर आ गया। अब इधर आ गया तो हम लोग इसको क्या बोल के चलेंगे, इंक्रीज इन डिमांड। तो इसके वजह से क्या हो रहा है भाई, ये कंडीशन कैसा बन रहा है, इंक्रीज इन डिमांड का, ठीक है, इंक्रीज इन डिमांड। तो डिमांड में इंक्रीज हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, डिमांड में इंक्रीज हो रहा है। अगर ये हमारा पहले प्राइस था, अब मान लो कि पहले था 50 रुपया, अब इसका प्राइस 50 रुपये अभी भी है, लेकिन अभी क्वांटिटी जो डिमांडेड हो रहा है वो मान लो कि 80 यूनिट का हो रहा है, मतलब प्राइस वही का वही है, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड अब कम हो रहा है। मतलब इधर हमारे से लेफ्ट में, तो लेफ्ट जा रहा है भाई, लेफ्टवर्ड में जा रहा है, तो हम लोग इसको क्या बोल के चलेंगे, डिक्रीज इन डिमांड। देखो यहाँ पर ऐसे ये भाई, यहाँ ऐसे जाएगा लाइन, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, डिक्रीज इन डिमांड। एक हो गया इंक्रीज इन डिमांड, और ये वाला हो गया डिक्रीज इन डिमांड। तो इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड, बस इसमें ये वाला लाइन इमेजिनरी है, ये लाइन ऐसे बना देना, ठीक है, ये इतना क्वांटिटी फिर इतना क्वांटिटी फिर इतना क्वांटिटी, जैसे लाइन बनाओगे, ठीक है, सिंपल सी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर भाई आप लोगों को भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे देखो, अगर यहाँ बोला गया अ शिफ्ट इन डिमांड कर्व कैन बी ड्यू टू, अ शिफ्ट इन डिमांड जो हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, एक तो भाई इंक्रीज इन डिमांड की वजह से हो रहा है, इंक्रीज इन डिमांड की वजह से शिफ्ट हो रहा है, जब डिमांड में इंक्रीमेंट हो रहा है तो एक तरीके से, और जो डिक्रीज इन डिमांड की वजह से हो रहा है शिफ्ट, है ना। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि भाई जो शिफ्ट होता है डिमांड कर्व में वो किसकी वजह से हो रहा है, तो आप लोग बोलोगे दो चीजों की वजह से हो रहा है, या तो इंक्रीज इन डिमांड हो रहा है या तो डिक्रीज इन डिमांड, या कोई बोलेगा ड्यू टू, यहाँ पर मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड बोल सकते हो, ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड, ठीक है, और या ड्यू टू डिक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड की वजह से या फिर डिक्रीज इन डिमांड की वजह से, ठीक है। पहला बोला गया इंक्रीज इन डिमांड। अब इंक्रीज इन डिमांड जो हो रहा है वो प्राइस की वजह से तो हो नहीं रहा है, हो रहा है क्या, प्राइस तो मूवमेंट में काम करता है, यहाँ तो अदर चीजें हैं, तो वही बोला गया व्हेन द डिमांड ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेस इन स्पाइट नो चेंज इन द प्राइस, कि डिमांड अगर किसी भी चीज का बढ़ता है, ठीक है, जबकि उसका जो प्राइस है उसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा, उसके बावजूद भी बढ़ रहा है, इट इज कॉल्ड द इंक्रीज इन डिमांड, इसको हम लोग इंक्रीज इन डिमांड बोलेंगे। तो अगर डेफिनेशन आ गया व्हाट डू यू मीन बाय इंक्रीज इन डिमांड, तो व्हेन द क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस बट देयर विल बी नो चेंज इन द प्राइस, तब फिर कैसे होगा भाई, द रीजन क्या है, रीजन में भी एज फॉलो हो सकता है, इंक्रीज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर, लोगों का इनकम बढ़ गया होगा, तो मैंने कल भी बताया था आपको कि जब इनकम बढ़ता है तो कंज्यूमर का जो डिमांड है वो एक तरीके से बढ़ गया, तो यहाँ प्राइस तो इफेक्ट नहीं डाला ना, उसका पैसा, उसके पास ज्यादा पैसा आ गया भाई, तो ज्यादा खरीद रहा है, खत्म कहानी, ठीक है। हो सकता है डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, जो उसको गुड को कॉम्प्लीमेंट कर रहा था, मान लो कि आप अपने कॉफी का, उसको कॉफी का डिमांड जो है उसने बढ़ा दिया, कॉफी का डिमांड बढ़ा दिया, तो सिंपल सी बात है भाई, जो टी का प्राइस होगा वो बढ़ा होगा, इसीलिए वो अपने कॉफी का डिमांड जो बढ़ा दिया, ठीक है। इसका मतलब उसके प्राइस दूसरे के प्राइस में कोई चेंजेस हुआ होगा या डिक्रीमेंट हुआ होगा, मान लो कि टी पहले कर रहा था, ठीक है, अब वो कॉफी करने लगा, क्यों, क्योंकि इसका प्राइस जो डिक्रीज हो गया, तो डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, जिसके वजह से उसका डिमांड जो है वो एक तरीके से बढ़ गया, ठीक है, यहां समझ में आ गया। आते इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, हो सकता है कि सब्स्टिट्यूट गुड्स का जो प्राइस है या कॉम्प्लीमेंट, अच्छा ये मैंने उल्टा बोल दिया, कॉम्प्लीमेंट्री में, कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री में कार और पेट्रोल होगा, सॉरी, ठीक है, कार और पेट्रोल की वजह से, तो जैसे मान लो कि कार है तो कार का प्राइस जो होगा, कार का जो प्राइस हुआ होगा वो क्या होगा, डिक्रीज हुआ होगा, तो कार का प्राइस डिक्रीज हुआ होगा तो ये ज्यादा कंज्यूम कर रहा है, लेकिन यहाँ प्राइस की वजह से तो हो नहीं रहा है ना, समझ में आ रहा है कि मतलब जो पेट्रोल का जो बढ़ा है वो प्राइस की वजह से बढ़ा है, नहीं, बल्कि वो दूसरे जो गुड्स हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स में ये वाला चीज है, ठीक है, तो याद रखना दोनों इसी के पार्ट हैं, या तो सब्स्टिट्यूट गुड्स या कॉम्प्लीमेंट, मतलब सब्स्टिट्यूट गुड्स या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में कोई चेंजेस आया होगा, इसी वजह से उसके डिमांड में कोई चेंजेस हुआ होगा, ये समझ में आ गया, दोबारा समझाऊं, समझ में आ गया, बस यही चीज याद रखना कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में जो होता है डिक्रीज इन द प्राइस की वजह से वहां डिमांड बढ़ता है, और इसमें इंक्रीज इन द प्राइस किसमें, सब्स्टिट्यूट गुड्स में, सब्स्टिट्यूट गुड्स टी और कॉफी, कि भाई जो हुआ प्राइस में इंक्रीज हो गया जिसकी वजह से हम सब्स्टिट्यूट गुड्स को ज्यादा कंज्यूम करने लगे,
ठीक है, क्लियर। अब आगे आते हैं फोर्थ, चेंज इन द टेस्ट एंड प्रेफरेंस। चेंज इन द टेस्ट एंड प्रेफरेंस कि प्रेफरेंस अगर चेंज हो गया, हमारा प्राइस से कोई लेना देना नहीं है, प्रेफरेंस में चेंज हो गया जिसकी वजह से हमने चेंजेस कर दिए, तो ये बात है समझ में। दूसरा है डिक्रीज इन डिमांड। तो डिक्रीज इन डिमांड किसकी वजह से हो रहा है भाई, कि व्हेन द डिमांड ऑफ द कमोडिटी फॉल्स, कि डिमांड ऑफ द कमोडिटी क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है, किसकी वजह से, जबकि प्राइस की वजह से नहीं बल्कि बहुत सारी दूसरे चीजों की वजह से। वो कौन सा वजह है भाई, वो कौन सा वजह है, द रीजन मे बी अ डिक्रीज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, और थर्ड होगा डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ, जस्ट उसका उल्टा, वहां क्या था, यहाँ डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कहां, जब जब इंक्रीज हो रहा था, और जब डिक्रीज हो रहा है तो यहां पर हम लोग बोलेंगे इंक्रीज, देख रहे हो, और यहां पर डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स में कैसे भाई, सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन होता है, टी और कॉफी, ठीक है, टी और कॉफी। अब क्या हुआ कि वो टी एक तरीके से खरीदने लगा, ज्यादा डिमांड ज्यादा करने लगा, क्यों, क्योंकि वो डिक्रीज इन द प्राइस किसका हुआ, सब्स्टिट्यूट गुड्स का, तो इसके बदले क्या करने लगा, इसको ज्यादा खरीदने लगा कि नहीं लगा, तो इसका डिमांड बढ़ गया, इसका डिमांड नहीं बढ़ा, मतलब इसका डिक्रीज इन डिमांड हुआ, हाँ या ना। तो भाई ये सब्स्टिट्यूट गुड्स की दाम कम होने की वजह से ये जो सब्स्टिट्यूट गुड्स है वो ज्यादा खरीदा नहीं जा रहा है बल्कि कम खरीदा जा रहा है, क्योंकि अब इसे खरीद रहे हैं क्योंकि इसका प्राइस कम हो गया, ठीक है। चेंज इन द टेस्ट एंड प्रेफरेंस, यहाँ भी चेंज हो सकता है, इसको टेस्ट पसंद ना आने लगे तो वो इंक्रीज हो जाएगा, और ना आने लगे मतलब डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इसी में थोड़ा सा हम लोग एक्सेप्शन पढ़ ही लेते हैं, ये हमारा समझ में आ गया मूवमेंट और शिफ्ट, इसी में थोड़ा सा एक्सेप्शन को भी पढ़ ही लेते हैं। एक्सेप्शन ऑफ एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। अब एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है, मैंने कल भी बताया था, एक्सेप्शन का मतलब जहां पर लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है। मतलब क्या हो रहा है भाई, यहां पर सबसे पहली बात याद करना है, क्या याद रखना है, कि जब प्राइस मान लो 10 रुपया प्राइस था, तो क्वांटिटी जो खरीदा जा रहा था वो मान लो 20 क्वांटिटी खरीदा जा रहा था। अब जब प्राइस बढ़ गया तो क्वांटिटी डिमांडेड भी क्या हुआ, बढ़ गया, क्वांटिटी भी एक तरीके से अब 30 हो गया। इसका मतलब जो इसका डायरेक्शन है या फिर इसका कर्व है वो किधर की ओर जाएगा, अपवर्ड की तरफ, बल्कि डिमांड में किधर जाता है, डाउनवर्ड, डी से डिमांड, डी से डाउनवर्ड। तो यहाँ पर समझने वाली बात है कि इसका अपवर्ड कर्व होता है, क्या होता है भाई, अपवर्ड कर्व होता है, ठीक है, अपवर्ड कर्व होता है। अब जब यहाँ पर प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ता है, और जब प्राइस घटता है तो अगर क्वांटिटी डिमांडेड भी घटेगा, तब इसको हम लोग बोल के चलेंगे कि ये एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब यहाँ पर समझने वाली बात है किन किन चीजों की वजह से जो एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड होता है। सबसे पहली बात है लग्जरियस गुड या लग्जरी गुड्स। जो लग्जरी गुड्स होते हैं, है ना, लग्जरी गुड्स होते हैं या एक्सपेंसिव गुड्स होते हैं, इसको ऐसे बोलेंगे एक्सपेंसिव, जो एक्सपेंसिव गुड्स होते हैं। एक्सपेंसिव गुड्स का दाम देखना, जैसे कि मान लो कि एक जो है बहुत रिच वुमेन है, ठीक है, क्या है, रिच वुमेन है। अब रिच वुमेन क्या करेगी भाई, जब ना डायमंड का दाम बढ़ेगा, है ना, जब डायमंड का दाम बढ़ेगा तब वो क्वांटिटी डिमांडेड जो होगा रिच फैमिली में डायमंड लोग ज्यादा खरीदना शुरू करते हैं, क्यों, क्योंकि उनको समाज में एक इज्जत बना के चलना है, ठीक है, समाज में क्या बना के चलना है, इज्जत, या फिर उनका दिखा, या फिर बोला जाए कि दिखाना है या कुछ भी करना है, उसी को हम लोग बोलते हैं वेबलन इफेक्ट भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं भाई, वेबलन इफेक्ट भी बोलते हैं। तो ये भी याद रखना है थोड़ा सा, इसको क्या बोलेंगे, वेबलन इफेक्ट। जब इंसान जो होता है समाज में अपनी हैसियत दिखाने के लिए ज्यादा खर्च करता है, हैसियत दिखाने मतलब इसके पास है पैसा, ऐसी बात नहीं पैसा नहीं है, एक होता है दिखावटी की वजह से कि भाई मेरा बगल वाला जो है वो बुलेट ले लिया तो हम भी बुलेट ले लेंगे, चाहे पिताजी का जो है वो पॉकेट क्यों ना फट जाए, हाँ, लेकिन उसके बावजूद भी लेंगे, तो वो वाला डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, ठीक है, दिखावटी की वजह से। लेकिन यहाँ पर भी दिखाया जा रहा है लेकिन इनके पास पैसा है, ठीक है, लेकिन ये जब दाम बढ़ेगा ना तब एक तरीके से इनकी क्वांटिटी, तो इनको लगता है कि यार मेरा समाज में ना प्रेस्टीज है, इज्जत है, और वो जब मार्केट में जाएंगे तो उनको बोले कितना में लिए, नया मॉडल है, ये है। इसे देखना आईफोन की बिक्री जो होती है, जैसे ही
शुरू होता है, कोई नया मॉडल आता है, जो बड़े बड़े जो लोग होते हैं जो सोसाइटी में, वो तुरंत आईफोन जो है वो ले लेंगे, क्योंकि वो समझते हैं कि ये हमारे एक तरीके से नई नीयत, हमारी स्टैंडर्ड में कमी आ जाएगी, ऐसा लोग मानते हैं। तो उन सब सारी चीजों में क्या होता है, एक्सेप्शन काम करता है कि डिमांड बढ़ जाता है प्राइस के बढ़ने के बाद भी। ठीक है, दूसरा चीज, ये तो पहला हो गया। दूसरा जो था हमारा एक्सपेक्टेशन था, एक्सपेक्टेशन अबाउट द फ्यूचर प्राइस। क्या था? एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइस। अब मान लो कि कोई इंसान है, एक इंसान है भाई, अब एक इंसान है, मान लो कि राजू। अब वो क्या कर रहा है कि भाई ये सोच रहा है कि आने वाले 3 मंथ के बाद, 3 मंथ के बाद जो होगा, वो मान लो कि एसी खरीदना है उसे, एसी का दाम बढ़ेगा। वो या क्या सोच रहा है भाई कि 3 महीने के बाद एसी का दाम बढ़ेगा, 3 महीने के बाद एसी का दाम बढ़ेगा। तो अभी क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगा? बढ़ेगा। तो देख रहे हो, वो सोच रहा है कि एसी का दाम बढ़ेगा 3 महीने के बाद, जिसके वजह से क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गया। तो दोनों का कैसा रिलेशन है? एक ही जैसा है ना, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पर एक्सेप्शन काम कर रहा है। अगर ये सोच रहा है 3 महीने के बाद कि भाई जो प्राइस है वो कम होगा, तो अभी क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगा? अभी होगा क्या? नहीं होगा। अभी क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगा? कम हो जाएगा। इसी को हम लोग बोलेंगे यहाँ पर कि ये एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड वर्क कर रहा है। एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड वर्क। ठीक है, ये वर्क्स। आई बात समझ में? यहां पर क्या काम कर रहा है? एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। क्लियर? एक आपने सुना होगा, हमने देखा था इंफीरियर गुड्स के बारे में, देखा था ना, एक तो इंफीरियर गुड्स देखा था हम लोग, और एक आपका आपने नाम सुना होगा गिफिन गुड्स के बारे में। किसके बारे में भाई? गिफिन गुड्स के बारे में। ठीक है, गिफिन गुड्स में क्या होता है कि इंफीरियर गुड्स में क्या होता था, जब इनकम बढ़ता था तो इंफीरियर गुड्स का डिमांड होता था, वो क्या होता था? कम हो जाता था, घटिया वस्तु का, अनब्रांडेड का। यहाँ इनकम काम कर रहा है, अभी प्राइस पर नहीं आया, प्राइस अभी उस पर आएंगे, इसलिए वो एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड हो जाता है। और यहाँ पर क्या है, जब इनकम एक तरीके से घट रहा है तो इंफीरियर गुड्स का जो डिमांड है वो एक तरीके से बढ़ जाता है। मतलब यहाँ पर क्या है, प्रॉपर तरीके से लॉ ऑफ डिमांड काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है, लेकिन वो इनकम के हिसाब से कर रहा है, प्राइस के हिसाब से नहीं कर रहा है। तो इसको हम लॉ ऑफ डिमांड नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये इनकम के हिसाब से कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड, क्योंकि यहाँ प्राइस कोई रोल प्ले नहीं कर रहा है ना, प्राइस कोई रोल प्ले नहीं कर रहा है। और हमने अभी देखा, जब इनकम के बढ़ने और घटने की वजह से अगर क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ता है या घटता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? या तो डिक्रीज इन डिमांड बोलेंगे, या तो हम लोग इंक्रीज इन डिमांड बोलेंगे। ठीक है, हमने इंक्रीज। लेकिन गिफिन गुड्स में क्या होता है, जब भी कोई चीज का प्राइस अगर बढ़ रहा है, ठीक है, और अगर उसकी क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ जाए, और अगर प्राइस कम हो रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड भी कम हो जाए। ठीक है, मतलब वैसे इंफीरियर गुड्स का, मतलब वैसे घटिया वस्तु का, जब किसी घटिया वस्तु का अगर प्राइस बढ़ जाता है तब उसकी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाता है। क्योंकि बहुत सारी बार क्या होता है कि लोगों को ये लगता है यार इसका कीमत बढ़ गया, यार ऐसा ना हो कि आने वाले समय में और भी ज्यादा पैसा बढ़ जाए इसका, तो यार खरीद के रख लो, तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाता है। तो याद रखना, गिफिन गुड्स आर दोज इंफीरियर गुड्स, ऐसे करना, गिफिन गुड्स आर दोज इंफीरियर गुड्स when the price will increase the quantity demanded will increase, and when the price will decrease quantity demanded will decrease। ऐसा कुछ होता है। तो अगर कोई बोलेगा गिफिन गुड्स और जो है इंफीरियर गुड्स में बेसिक डिफरेंस क्या है, कि भाई जो इंफीरियर गुड्स है वो इनकम के हिसाब से काम करता है, और जो गिफिन गुड्स है वो प्राइस के हिसाब से काम करता है। इसीलिए यहाँ पर एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड हम लोग बोल के चलते हैं, और इसको हम लोग एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड नहीं बोलते। ये किसके अंदर आएगा? एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड के अंदर आएगा, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, समझ में आया? बेसिक बस यही चीजें थी। मतलब आपका किसमें? एक्सेप्शन में। एक्सेप्शन में गिफिन गुड समझ में आया? ये वाला पीडीएफ जो होगा वो आप लोगों को मिल जाएगा। ये समझ में आया? फिर आपका एक्सपेक्टेशन समझ में आ गया। ठीक है, उसके बाद आपको एक लग्जरी और एक्सपेंसिव गुड के ऊपर समझ में आ गया। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, जो फार्मर होता है, एक किसान होता है, लास्ट टॉपिक है,
फार्मर जब होता है, फार्मर का अगर मान लो कि जब टमाटर का उत्पादन या फिर प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो उसकी प्राइस क्या होती है, बढ़ जाती है कि घट जाती है? तो किसको घाटा होगा? फार्मर को घाटा होगा। ये वाला भी बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, कि मान लो कि अगर क्वांटिटी डिमांडेड जो है एक फार्मर का बहुत ज्यादा, एक तरीके से बहुत ज्यादा पैदावार हो गया इस साल, तो क्वांटिटी जब मार्केट में आएगा तो वो कम दाम मिलेगा उसको, तो किसको घाटा होगा? प्रोड्यूसर को। जब हम लोग सप्लाई वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें भी देखेंगे उसको। तो ये वाला भी कॉन्सेप्ट याद आ गया तो मैं बता दिया, ठीक है, तो समझ में आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? चलिए, तो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। तो कल से हम लोग जो है वो थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर स्टार्ट करेंगे, जो कि यूटिलिटी वगैरह जो है कॉन्सेप्ट उसको देखेंगे, कार्डिनल यूटिलिटी क्या होता है, ऑर्डिनल यूटिलिटी क्या होता है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।